जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, प्रसन्नता उस चंदन के समान है, जब आप किसी और के माथे पर लगाएंगे तो आपकी उंगलियों में भी उसकी खुशबू आने लगेगी। प्रसन्नता आप जितना बांटेंगे, अर्थात खुशी को आप जितना बांटेंगे, उतना ही वो दुगने रूप से आपकी ज़िंदगी में बढ़ता जाएगा। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे रिश्तों के बारे में। कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें हम अभी तक रूबरू हो चुके हैं, जिनसे हम कहीं ना कहीं एक ऐसा रिश्ता होता है, वो है एक बच्चे का और अपने माता पिता के साथ। स्पेसिफिकली जब टीन एज का समय होता है, अर्थात एडोलेसेंस का जो समय होता है, वो बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समय पर पेरेंट्स को कौन सी ऐसी चीज़ों की ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे उनके बच्चों का भविष्य और भी ज़्यादा सिक्योर हो सके? एक्चुअली अगर हम इस समय के रिश्तों की बात करें और प्रैक्टिकल रूप से अपने घरों को देखें, तो शादी को 12-13 साल हो चुके होंगे। करेक्ट। किसी भी दंपत्ति की, और शायद घर में एक और कोई बच्चा हो। अब तक आमतौर पे पेरेंट्स जो हैं वो अपने जो काम है उसमें जहाँ सेटल होने हो चुके होते हैं, और उस समय उनका सारा फोकस अपने उस टीनेजर पे होता है। क्योंकि जो शुरुआती रिश्ता है जिसमें एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, तो वो समय बीत गया। माँ का ख़ास तौर पे शुरू से लेके बच्चे को पालन पोषण करने में, यहाँ तक लाने में, और अब इसके बाद उनको आगे लगता है कि अगले 3-4 साल में वो या तो घर छोड़ देगा अगर कहीं पढ़ना चला जाएगा, या वो धीरे धीरे घर वालों को छोड़ना शुरू कर देगा क्योंकि वो अब एक इंडिविजुअल बन रहा है, या उसके जो घर वालों के साथ रिश्ते थे वो बदल के थोड़े से फ्रेंड्स के साथ, या हो सकता है कोई उसकी जो फ्यूचर की रिलेशनशिप है उसमें होने लगे। तो अचानक उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। वो बच्चा जो शाम को स्कूल से आके मामा कहे खाने में क्या बना है, मेरे स्कूल में आज ये हुआ, अब अचानक दरवाजे के पीछे छुपना शुरू कर देता है। उनको लगता है कोई सीक्रेट बात हो रही है। क्या हो रही है? पेरेंट्स बहुत कई बार घबरा जाते हैं। करेक्ट। और ख़ास तौर पे आजकल स्टोरीज सुनते हैं कि इंटरनेट पे किसी ने अपना डिटेल्स दे दी, उसका गलत इस्तेमाल हो गया, या किसी गलत रिलेशनशिप में फंस गए। और लड़कियों के साथ तो ख़ास तौर पे पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा आज के समय में डरे रहते हैं, या कि वो हमसे उतना प्यार नहीं करता, हमारी परवाह नहीं करता, या जब भी हम बात करते हैं हमसे गुस्से होना शुरू हो जाता है। मैं तो सिर्फ उसको पढ़ाई के बारे में पूछती हूँ या पूछता हूँ। तो पेरेंट्स की ये सब मन की जो स्थिति है वो कई बार उनके रिश्तों में अपने टीनेजर के साथ आती है। स्पेसिफिकली इसमें एक और चीज़ देखी गई है कि उनके अंदर में जो प्रिवेसी की जो एक बात आने लगती है, उसके पहले उनको कभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी होती है, लेकिन जब वो टीन एज में आते हैं तो उनको लगता है कि उनकी प्रिवेसी में ज़्यादा अपने पेरेंट्स नज़र ना डालें और ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब ना करें। बंद दरवाज़ों के अंदर कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ या अपने फ़ोन कॉल्स में उन एक नई दुनिया अपनी बनाने लगते हैं वो, जिससे काफ़ी ज़्यादा उनके पेरेंट्स डरने लगते हैं। ये भी चीज़ ज़्यादा देखी गई जी। है। एक्चुअली वो दुनिया तो बनेगी, क्योंकि अब कुछ वर्षों बाद उसको एक एक्चुअली नई दुनिया, नया घर, नया काम, नए दोस्त वो बनाने हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पेरेंट्स उसकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स ही अब उसकी ज़िंदगी में नहीं है। करेक्ट। और कई चीज़ें भी होनी शुरू हो जाती हैं।
और जब पेरेंट को, जिसको कि एक आदत बनी हुई है अपने बच्चे के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप की, तो वहाँ पे उनको इनसिक्योरिटी महसूस होनी शुरू होती है कि शायद ये हमें अबेंडन कर देगा फ्यूचर में, या जो इसके दोस्त हैं उसकी वजह से हमारी बात नहीं मानेगा, या कुछ गलत कर रहा होगा, हमें पता नहीं लगेगा। एक्चुअली अगर शुरू से ही पेरेंट्स एक रिश्ते को इस रूप में रखें कि हम आपको आपकी स्पेस देते हैं, लेकिन उस स्पेस में क्या हो रहा है उसमें अगर आप हमें गाइड करने का मौका दो, और वो हक से नहीं आता, आज के समय में हक से नहीं आता। कुछ जनरेशन्स में पहले पेरेंट्स कहते थे कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा या तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, लेकिन आज के समय में हम जब उन्हें थोड़ी सी खुली छुट्टी देते हैं, थोड़ा सा उनको उड़ने में मदद करना चाहते हैं, या कहते हैं कि हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स ज़्यादा एक्सेप्टिंग होते हैं, पेरेंट्स उन्हें कम एक्सेप्टिंग लगते हैं। तो उस कारण से वो कई बातें शेयर नहीं करते। कई बार ये भी होता है कि उन्होंने शेयर किया और आपने कहा अरे ऐसा क्यों, तो अब वो नेक्स्ट टाइम सोचता है कि मैं जब भी कुछ कहूँगा तो मुझे सुनने को मिलेगा। अगर नॉलेज पेरेंट्स भी लें उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में, और वो नॉन जजमेंटल तरीके से हो। आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है क्योंकि आप ज़्यादा साल जिए, ज़्यादा दुनिया देखिए, लेकिन उसका एक्सपीरियंस उसकी एज के लिए उसके हिसाब से सही है। इसमें गलत या सही का फ़र्क नहीं आना चाहिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ गाइडेंस का आना चाहिए, वो भी इसलिए क्योंकि आप उसे बचाना चाहते हैं, उसे हर्ट होने से रोकना चाहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरे लिए करो, तुम मेरे लिए उससे मिलना छोड़ दो क्योंकि वो फ्रेंड अच्छा नहीं है। इस उम्र में टीनेजर्स वैसे भी सब चीज़ के बारे में, अपने बारे में, दुनिया के बारे में, फ्यूचर के बारे में क्वेश्चंस करते हैं। वो क्वेश्चंस इसलिए होते हैं क्योंकि वो समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में मुझे अपने आप को और दूसरों के साथ रिश्तों को डील कैसे करना है जी। तो इसलिए वो प्रश्न करते हैं, और वो प्रश्न होने ज़रूरी हैं क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा प्रश्न हैं उनमें कुछ प्रश्न जो होते हैं वो पेरेंट्स के लिए भी बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। वो अगर ये आप उसे कहते हैं कि आपको लेट नाइट बाहर नहीं रुकना, तो कहता है आप लोग तो रात के 2 बजे आते हो, मुझे क्यों नहीं। या आप कहते हैं कि देखो किसी भी तरह का मादक पदार्थ गलत है, तो कहता है पापा तो रोज़ पीते हैं। या आप कहते हैं कि हमें ऑनेस्टी अपनानी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि आपकी ज़िंदगी जो है उसमें तो ऑनेस्टी नहीं है। तो इस तरह के जो कुछ आंसर्ड क्वेश्चंस हैं, कई बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस हैं, उनको अगर साथ में लेके चलेंगे तो एज अ पेरेंट आपकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी, रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी होगी, एंड ऑल्सो कि हर बाहर की रिलेशनशिप जो टीनेजर बना रहा है वो गलत नहीं होगी। तो ये जो डर है कि आपकी बैकग्राउंड के लड़के या लड़कियों से वो मिल रहा है, या आपके जितने आकांक्षाएं हैं उसके लिए आपको लगता है कि वो ठीक नहीं उसके हिसाब से चल रहा, तो उसे एक प्रैक्टिकल रूप में, एक सलाह के रूप में दें, एक कमांड के रूप में ना दें, जो कि पेरेंट्स को आदत होती है आमतौर पे, क्योंकि वो तो यही सोचते हैं कि ये तो अभी भी अननोन है पूरी दुनिया के लिए, और कहीं ना कहीं हमें ये रहता है कि ये तो हमारा बच्चा है, तो उस पर हक जताना तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए जितना मेरे हिसाब से है। तो उसमें अगर वो सही भी है तो भी बच्चे तो उन्हें गलत ही ले रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो हक जताते हैं तो बच्चों को लगता है कि नहीं 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 ये बात तो हम बहुत गलत है, इसमें हमेशा मुझे हक जताते रहते हैं। तो ये दोनों तरफ की जो ये खींचातानी है, इसके बीच में सही कौन है गलत कौन है ये पता ही नहीं चलता। दोनों सही है। अच्छा, दोनों का देखने का नज़रिया अलग है। एक का नज़रिया है 35-40 साल की उम्र वाले का नज़रिया, दूसरे का जो नज़रिया है वो नज़रिया है 12, 13, 15, 18 साल की उम्र का। और अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, और आज के संदर्भ में जो सही है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो हम घर पहुंचते ही पढ़ते थे और जल्दी सो जाते थे क्योंकि उस समय टेलीविज़न नहीं था, उस समय टच सेल फोन नहीं था, उस समय आपके दोस्त फ्री इंटरनेट रात को यूज़ नहीं करते थे। सही बात है। बट आज के समय में
अब आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी यूज़ ना करो, बट लिमिटेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, वो कैसे करो, वो एक चैलेंज है। उसमें कई बार परिवारों में ये भी बात उठ के आती है कि आप क्या देख रहे हो, और पेरेंट्स थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के उसके कंप्यूटर की स्क्रीन को देखना चाहते हैं, या जो हिस्ट्री है साइट्स की वो देखना चाहते हैं, जो सेल फ़ोन पे उन्होंने नंबर डायल किए हैं वो देखना चाहते हैं। उनकी इंटेंशंस गलत नहीं होती, लेकिन अगर मान लीजिए वही प्राइवेसी को ब्रीच उनके हस्बैंड भी करेगा या वाइफ भी करेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। और जो एडोलेसेंट है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ट्रू, क्योंकि उसे ये लगता है कहीं ना कहीं कि मेरी ग्रोथ को रोका जा रहा है, और असल में हम चाहते भी हैं कि उसकी ग्रोथ हो, लेकिन चाहते हैं कि वो ग्रोथ मेरे हिसाब से हो। साथ ही साथ ट्रस्ट का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि टीनेजर्स को खास करके ये देखा गया है कि उनके अंदर में ऐसा उन्हें लगता है कि मम्मी डैडी मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वे एक तरफ तो हम उन्हें कहते हैं कि आप बड़े हो चुके हो, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको पढ़ाई करके बहुत बड़ा बनना है। दूसरी तरफ आप उन्हें हर एक चीज़ पे आप नोक झोंक कर रहे हैं उनके साथ में, या फिर ताक झाँक कर रहे हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ की बातें उन्हें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती है उनके दिमाग में कि क्या मैं बड़ा हो चुका हूँ या मैं छोटा ही हूँ अभी। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, एडोलेसेंट्स के बाद तो बड़ा होना ही है उसको, आप जितना भी चाहें उसको वापस उसके बचपन में नहीं ले जा सकते। ट्रू, लेकिन वो जिम्मेवार एडोलेसेंट बन के बिना खतरों के जितना पॉसिबल हो आगे बढ़ के एक अच्छा भावनिक नागरिक और एक लविंग फैमिली पर्सन बन सके, ये हमारा गोल है। ट्रू, उस गोल में ये प्रोसेस एक्चुअली टीनेजर से पहले ही शुरू हो जाना चाहिए। अगर बचपन में उसे ट्रस्ट है कि मैं माँ बाप को जो कहूँगा वो उसमें मुझे गाइडेंस करेंगे मेरे लिए, मेरी अच्छाई के लिए, रादर देन कि उनका जो मर्ज़ी है। कई बार बच्चों को ये भी लगता है, जो आपने ट्रस्ट की बात की, उनको ये लगता है कि जो ये कह रहे हैं वो अपनी कन्वीनियंस के लिए कह रहे हैं, मेरी खुशी के लिए नहीं कह रहे। ये जो मनवाना चाहते हैं या सीधे मनवाते हैं या हाथ दूसरी तरफ से लाके, लेकिन बात अपनी ही रखना चाहते हैं। तो वो कन्विक्शन जो है वो अनकंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, एंड एक्सेप्टेंस एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज अ स्मॉल चाइल्ड जिसको कि मैंने ही गाइड करना है, उस रूप में आए। तो अगर प्री एडोलेसेंस में ही, जैसे चौथी, पाँचवीं, छठी क्लास में ही अगर आप उससे ये संवाद करना शुरू कर देते हैं कि अब आप बड़े होने वाले हैं, अब आपके सामने ये चैलेंजेस आएंगे, इसमें ये दिक्कतें हो सकती हैं, इन चीज़ों को, और उसको अगर एक स्टोरी के रूप में लाएं। कई बार स्टोरीज़ जो हैं दूसरों की वो बहुत कारगर इसलिए सिद्ध होती हैं क्योंकि आप उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। ट्रू, अगर आप सिर्फ 2 सेंटेंस का भाषण देते हैं तो वो नहीं चलता, लेकिन आप एक किसके साथ क्या हुआ, उससे निकलने का तरीका क्या था, उस रूप में अगर कोई बात को सामने रखते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि एडोलेसेंस में एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल्स आती हैं, क्योंकि नए तरह के हार्मोन्स एडोलेसेंस में निकलने शुरू होते हैं, बोथ फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स। उसकी वजह से कुछ हद तक एग्रेशन बढ़ सकता है, कुछ हद तक उनको खुद ही नहीं समझ आता कि उनके साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं। कई बार मेंस्ट्रुअल चेंजेस जब आते हैं तो लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लड़कों को जब थोड़े से अंदर से कुछ अलग तरह की सेंसेशंस या विचार आते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और वो माइंड उनका डिस्ट्रैक्ट होता है उस कारण से। अब एक तरफ उनको अपने अंदर आ रहे चेंजेस को संभालना है, दूसरी तरफ माँ बाप को संभालना है, और तीसरी तरफ एक बढ़िया गोल रखना है अच्छे मार्क्स का, और उसके बाद फ्यूचर का, और उसमें कंपटीशन चल रहा है, खुद से भी चल रहा है, पेरेंट्स भी चला रहे हैं, एक फियर ऑफ फेलियर भी है फ्यूचर के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इकट्ठी चल रही हैं। एडोलेसेंस इंसिडेंटली इज ऑल्सो द टाइम जब कई प्रकार की मेंटल हेल्थ इश्यूज सामने आने शुरू होते हैं। अच्छा, इसी उम्र में सबसे ज़्यादा डिप्रेशंस होते हैं, शुरुआत होती है उनकी, मैनिफेस्टेशन चाहे कुछ समय बाद हो, चाहे 1-2 साल बाद हो, लेकिन वो जो बदलाव हैं वो इमोशनल
टर्बुलेंस के, वो इस समय में आने शुरू होते हैं। इसी समय में एक्सपेरिमेंटेशन कई बार शुरू होती है, स्पेशली ड्रग्स ऑफ एब्यूज़ के साथ। पहली सिगरेट, पहला ड्रिंक, या अगर किसी कंपनी में फंस गए तो पहली कैनबिस, भांग, चरस, या डिपेंडिंग ऑन कि आपके आसपास क्या चल रहा है, वो सब की एक्सपेरिमेंटेशन भी शुरू होती है। ख़ास तौर पे अगर उस फैमिली में, जिस फैमिली में दूसरे कोई उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। तो अगर फादर पी रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो रात को उन्होंने चुप करके एक सिगरेट फादर के पैक से निकाली, देखा कि वो पीने से क्या बड़े हो जाते हैं। एडवर्टीज़मेंट्स हैं वो कई बार ये दिखाती हैं कि आप जब इंडिविजुअल बन जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी तरह के नशों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी उनके मन में चल रहा होता है। प्लस टेक्नोलॉजी से आज के समय में कौन यूज़ कर रहा है ये नहीं पता, तो आप किसी भी जगह पर, किसी भी स्तर पर निकल सकते हैं। वो भी उनको कन्फ्यूजन पैदा करता है। प्लस मेरा लाइफ में पर्पस क्या है, मैं क्यों यहाँ पे हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स क्या हैं, फ्यूचर में मुझे क्या बनना है, ये सब प्रश्न भी इस समय में मन में आने शुरू हो जाते हैं। सो वी हैव टू रियलाइज़ कि इस उम्र में जो फिज़ोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो सेल्फ ग्रोथ के इश्यूज़ हैं, और जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स हैं, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप तो फिर भी टेकन फॉर ग्रांटेड है, पर दोस्त हैं उनको कैसे पकड़ के रखना है, ये जो टर्मोइल्स हैं ये सारी एक खिचड़ी बना देते हैं एडोलेसेंट के माइंड में, जिसको वो समझ नहीं पाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। कई बार ऐसा देखा गया है कि टीनेजर्स के अंदर में ये जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसे हमें एज अ पेरेंट भी समझने की ज़रूरत है, और वो कितने ज़्यादा टर्मोइल से गुजर रहे हैं, अगर हम उसे समझ पाएँ तो ऑटोमेटिकली आप उनके बहुत अच्छे फ्रेंड बन पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे सवाल है हमारे ऑडियंस के जो आपसे हम पूछना चाहेंगे। श्योर। मेरा नाम आयुषी है और मैं मुंबई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं, पर कुछ लोग अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते। तो लाइफ में सफलता का रियल डेफिनेशन क्या है? मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मैं मुंबई से हूँ। मेरा सवाल है कि लोग जीवन में जन्म लेते हैं, बचपन में स्कूल में कंपटीशन में लगे रहते हैं, फिर बड़े चल के पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, आगे चल के उन्हें हर चीज की टेंशन लगी रहती है कि मेरा जीवन में क्या होगा, मैं कैसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा, मेरा बच्चा क्या करेगा, और बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। अंत में जाके मृत्यु तो निश्चय होती है। इन सब के बीच हार जीत लगी रहती है। पर ऐसा क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का, जिससे व्यक्ति को संतुष्टता मिल जाए? डॉक्टर साहब, इनका कुछ इस तरह से सवाल है कि ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई बार कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे होते हैं, बच्चों को, कई बार अपने रियल गोल को, कई बार रिश्तों को, लेकिन कितनी भी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है। अगर वो पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली हम उसकी ओर बढ़ेंगे, ना कि किसी और चीज़ पर। देखिए, अगर आप सोचें तो ये दोनों बहुत यंग हैं जी, एडोलेसेंस हैं शायद, और उन्हों के मन में ज़रूर कुछ समय से इस तरह की बातें चल रही होंगी, विच शोज़ कि ये जो पीरियड है इसमें क्या बनना है, कैसे बनना है, सक्सेसफुल नहीं होंगे, व्हाट इज़ सक्सेस। मान लीजिए हम अपने घर से किसी मंजिल की ओर चलते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, और दिन में हो या रात में हो, आपको रोड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देता, 100 मीटर 200 मीटर, लेकिन आपको पता है कि मेरा लक्ष्य जो है वो वहाँ पर पहुँचना है, तो आप उसी के भरोसे चलते रहते हैं एंड यू रीच योर गोल। लक्ष्य समय के साथ साथ बदलते भी रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई बचपन में कुछ बनना चाहता है, मान लीजिए मार्क्स नहीं आए, वो उस कोर्स में नहीं गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसका ये मतलब है कि शायद कुछ और है जो आज आप नहीं जानते, वो आगे जाके अनफोल्ड होगा।
अपनी क्षमता के हिसाब से हर समय अपना बेस्ट देते रहना उस क्षेत्र में या उन सर्कमस्टांसेस में जो आपके पास हैं, और उसमें एंड ऑफ द डे खुश रहना, वो जीवन का लक्ष्य है। ट्रू। और वही छोटे छोटे लक्ष्य जो हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं। वी डोंट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट, बट वी कैन ऑलवेज वांट व्हाट वी गेट। सो अगर हम उस चीज़ का ध्यान रखें तो ये जो पूरी ज़िंदगी का हम एक दिन में बैठ के और लेखा जोखा बना के और प्लान करके, जो दूसरा प्रश्न आया कि अल्टीमेटली हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब खाना पीना, बच्चे होना, उसके बाद अल्टीमेटली ख़त्म हो जाना। हर दिन को और एक्चुअली हो सके तो हर क्षण को पूरी तरह से जी पाना, अपने लिए, दूसरों के लिए, और उस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ को एंजॉय करना, वही लक्ष्य है। ओके। बाकी जो हैं तरीके हैं उस लक्ष्य को पाने के। और इसीलिए हम कई बार अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप अगर हर समय इम्पॉसिबल लक्ष्य अपने लिए सेट करते रहेंगे तो मिलने भी कई बार मुश्किल होंगे। और अनफॉर्चुनेटली आज के समय में क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति को अगर मान लीजिए बहुत अच्छी जॉब मिली, वो अगले दिन पेपर में आ जाता है, आईआईटी के उस बच्चे को इतने लाख का पैकेज मिला। बाकी सबको लगता है कि अगर मेरा उससे थोड़ा सा भी कम है तो मैं ज़िंदगी में बिल्कुल ही फेलियर हूँ। करेक्ट। विच इज़ नॉट द ट्रूथ। अगर किसी के पास कुछ चीज़ें हैं और दूसरे के पास नहीं है, उसे लगता है जीवन का कोई मीनिंग ही नहीं है, विच इज़ अगेन नॉट ट्रू। आप कम चीज़ों से भी ज़िंदगी को अच्छे प्रकार से जी सकते हैं। उस चीज़ को हमेशा सजग रखना और हर स्थिति से अपने आप को उपराम रख के उसको एंजॉय करते रहना, वो अगर आपका लक्ष्य है तो वो हमेशा पूरा होता रहेगा। बट दैट इज़ नॉट व्हाट वी टीच मोस्ट ऑफ आवर टीनेजर्स। डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये लगी कि एज अ टीनेजर हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी एक सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स नहीं है, वो हर एक पल जीने का नाम है। और ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा ही हो जाए। अगर ज़िंदगी के हर एक पल को हम जीने लगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। माय प्लेजर। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? एज अ पेरेंट हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो टीनेजर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, फिज़िकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी। अगर हम ये चीज़ को समझ लें कि उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं, हमें उसे सपोर्ट करके और उनकी बातों को भी समझ करके आगे बढ़ना है और उनका साथ देना है, तो हम महसूस करेंगे कि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। साथ ही साथ आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए और उन्हें फील करिए, साथ ही साथ उनको अपने आप में एक कंप्लीट होल बीइंग बनने के लिए हेल्प कीजिए। तो आप महसूस करेंगे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं होंगी जितना आप उन्हें समझते आ रहे हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान,